हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय आर के सर में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री पहला चैप्टर जो सेकेंड टर्म में जो पहला चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे हमने क्लास 9 केमिस्ट्री का एक फोल्डर बनाया, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है ग्रेविटेशन। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन, गॉट इट। चलो तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। देखो ग्रेविटेशन होता है क्या ना कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, यूनिवर्स में प्रेजेंट कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। गॉट इट। मतलब ये जो कह सकते हो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो यूनिवर्स में प्रेजेंट किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, मतलब वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। गॉट इट। तो ये हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशन। ये हमेशा नहीं केवल अर्थ के लिए, केवल स्पेस में या कहीं ऐसा कुछ नहीं, ये पूरे यूनिवर्स पे होता है। तो ये पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच, चाहे वह दो ऑब्जेक्ट कोई छोटी चीज़ हो या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ में जैसे हम बात करते हैं कि हम अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे तो बीच में हमारे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। वहाँ उस न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों ओर क्या होता है, ऑर्बिटल बने होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। ये आगे इस कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, बट 9th के बेसिस पे हम समझते हैं। आप लोग को पता होगा कि जो रदरफोर्ड ने बताया था उसमें उन्होंने बताया था कि एक जो एटम का स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया था कि एटम क्या होता है कि एक बीच में एटम मतलब एक स्फीयर के पार्ट की तरह होता है, उसके बीच में हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, समझना। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हो गया, ऑर्बिटल बने हैं। तो इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। सॉरी, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है, ये क्या होता है, जीरो होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज है, न्यूट्रल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो प्लस चार्ज है इसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। गॉट इट। या मैं ऐसे कह सकते हो इसको तरफ तो जो ज़्यादा पड़ेगा वो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो बस ये समझना है हम लोगों को ग्रेविटेशन में कि दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन। गॉट इट। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन को हम क्या लिख सकते हैं, गॉट इट। चलो तो ये हमारा हो गया ग्रेविटेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल सा है कि पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया। अब देखो ये बात कर रहा है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में बात कर रहा है तो समझो ना इसको। तो इसी भी देखो एक इसी को देखकर ये यूनिवर्स के दो लॉ निकाले गए। ग्रेविटेशन को बेस बनाकर दो यूनिवर्स लॉ बताए गए, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये दोनों लॉ है क्या, तो देखो दो ऑब्जेक्ट कोई भी हम ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट इधर है हमारा, एक ऑब्जेक्ट इधर है। ए ऑब्जेक्ट ए है और ए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बी है। और इसका हम मास मान लेते हैं m1
और इसके मास को हम मान लेते हैं m2। इसका मास हो गया m1, इसके मास को हम क्या ले लिए m2, या फिर इसको हम मान लेते हैं कैपिटल M, इसको मान लेते हैं स्मॉल m, कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। और इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो बीच का डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं d। गॉट इट। तो आपके बुक में d r कुछ भी माना होगा तो यहाँ पे समझते हैं। तो हमने क्या कर लिया, इसके अकॉर्डिंग हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया a और b। हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया a और b। a का मास हमने m1 ले लिया है और b का मास हमने क्या ले लिया है m2। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया है d। तो पहला इसमें जो लॉ था हमारा, पहला लॉ था कि इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा मतलब F, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास के। गॉट इट। पहला हमारा लॉ इसमें पहला यूनिवर्सल लॉ क्या है, ये देखो यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या होता है, पूरे यूनिवर्स पे काम करेगा, किसी कंडीशन में एक क्या कह सकते हो बंधा नहीं रहेगा, ये पूरे यूनिवर्स पे काम करेगा। मतलब यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले ले, चाहे हमने बताया दो छोटे छोटे एटम्स के बारे में बात करें, या हम अर्थ और सन के बीच एक को मान ले, या फिर सन और मून को मान ले, या फिर अर्थ और मून को मान ले, तो हम बड़ी चीज़ों को भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं, छोटी चीज़ों को भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया पहला, दो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है a और b, मास m1 m2, बीच का डिस्टेंस d। तो पहला जो यूनिवर्सल लॉ था उसमें कि इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा F, वो दोनों के प्रोडक्ट वैल्यू, दोनों के मास के प्रोडक्ट वैल्यू के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा इसका जो लॉ था हमारा, ये जो लगने वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। गॉट इट। क्या है, दोनों लॉ ध्यान रखना। पहला हमने क्या बताया, द फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। एंड सेकेंड हमारा क्या था, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको अगर हम लिखें, दोनों देखो F के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपन क्या हो जाएगा, d स्क्वायर। क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपन d स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं F, इसको हटा देंगे, प्रोपोर्शनल को हटा देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक कांस्टेंट g m1 m2 अपन d स्क्वायर। क्या हो जाएगा, d स्क्वायर। मतलब कहने का, अगर हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास m1 m2 हो और उसके बीच का डिस्टेंस d हो, तो उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, g m1 m2 बाई d स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गॉट इट। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, कहने का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट मान लो 10 kg का है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं 20 kg का है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है 5 है, और यहाँ पे रख देंगे। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 20 का 10 में करेंगे 200, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 8 200, यानी 8g का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या लगाएंगे, फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल g m1 m2, तो g m1 m2 10 और 20, मतलब कि 10 का 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास 200। बीच का डिस्टेंस 5 है, तो यानी हो जाएगा ये 25, 25 8 200 8, यानी ये हो जाएगा हमारा 8g। अगर तो हम g का अगर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब एक कांस्टेंट g का जो वैल्यू होता है उसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। चलो, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब हम अगर यहाँ से g का वैल्यू निकालें तो g का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, g का वैल्यू हो जाएगा f d स्क्वायर। देखो
ये हो जाएगा हमारे पास जो नीचे है अपान का डे स्क्वायर, इधर जाकर इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ डे स्क्वायर और m1 m2 ये नीचे आ जाएगा m1 m2, तो ये हमारा हो जाएगा जी के लिए फॉर्मूला। इसका वैल्यू कितना होता है, जे का अगर वैल्यू लिखेंगे तो होता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये आपको एकदम ध्यान रखना है, जे का वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। कभी किसी बुक में 6.6 या 6.7 भी लिखा होता है तो अप्रॉक्स मान के चले। अब इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे, तो देखो यूनिट अगर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है न्यूटन। डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर अपन। अब m1 m2 क्या है मास, तो मास का यूनिट कितना है केजी, 2 मास हमारे पास है तो केजी का स्क्वायर, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ये हो जाएगा जी का वैल्यू। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया ग्रेविटेशन क्या होता, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हम उसको कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट जे क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, यूनिट क्या होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको आप लोग पॉज करके कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी। हम इरेज करते हैं। कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में आओ, मैं वो खुशबू नहीं जो हवा को खो जाऊं, जो तुम न होते होता है क्या ढूंढ लाने को, जो तुम न होते होता है क्या ढूंढ लाने को। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट जी क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है और यूनिट क्या होते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। इस पे कुछ 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। तो मान लो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक का मास हमारे पास है 10 kg और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास है 10 kg और इसके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं d, ये ले लेते हैं हम 5 मीटर। तो जी का वैल्यू हमें याद रखना है, जी का वैल्यू होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी के स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला बताया F = G m1 m2 बाई d स्क्वायर या फिर r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास।
चलो रख देते, जी का वैल्यू हमने क्या बताया है, तो जी का वैल्यू होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, फिर m1 m2 10 मल्टीप्लाई 10 अपन डी का स्क्वायर, डी हमारे पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते इसको, 6.67 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 100, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, अब इसको कट कर देंगे हो जाएगा 25। तो क्या करेंगे हम 6.67 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 सत्ते कितना होता है, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 175 का कितना हो जाएगा 5, 17 को हम कैरी कर लेंगे, 25 छक्का 150, हम 150 इसमें जोड़ देते हैं तो ये जाएगा 761, इधर रख गया 7, हमारे पास बचा 16, 25 छक्का 150 फिर 150, तो 6 और 1 लिख देते हैं यहाँ पर। एक बार आप लोग मल्टीप्लाई फिर से मिला लेंगे। देखो यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल है तो 2 डिजिट पे डेसिमल, तो जो आंसर हमारा आ जाएगा 166.75 मल्टीप्लाई -11। अब हमारे पास फोर्स है तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, बट इसको हम क्या करेंगे, इसका एक साइंटिफिक वैल्यू लिखेंगे या फिर इसको हम स्पेसिफिक वैल्यू बोलते हैं, इसको हम स्पेसिफिक वैल्यू लिखेंगे तो उसमें होता क्या है कि डेसिमल हमेशा 1 डिजिट के बाद लगाया जाता है। 3 डिजिट के बाद है तो हम इसको 1 डिजिट के बाद करेंगे, यानी 1.6675 मल्टीप्लाई। अब देखो 2 डिजिट हम आगे लेकर आए हैं, तो जब हम क्या करेंगे जब हम डेसिमल को क्या करेंगे आगे के साइड लेकर आएंगे, तो हम जो पावर रहेगा जितना डिजिट आगे लेकर आएंगे पावर में उतना क्या करेंगे ऐड कर देंगे, पावर में उतने नंबर हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। और अगर डेसिमल को हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो समझना, आगे मतलब ये आगे, या तो ये देखो पीछे का लग रहा है तो इसको हम पीछे कर लेते हैं, मान लो ये हमारे पीछे के, आप लोग अपने समझ लेना कि हम अगर इधर लेकर आएंगे ये लेफ्ट साइड में तो पावर को ऐड कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना वो माइनस का ही रहना चाहिए, इन्हीं के प्लस में है तो कर प्लस में अपोजिट हो जाएगा, उल्टा कर लेंगे इसका। तो डेसिमल यहाँ पे जो पावर रहेगा पावर में से उसको क्या करेंगे नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखो 2 डिजिट हम आगे लेकर आए तो यहाँ पर 8 है, कितना हो गया 10⁻⁹ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास न्यूटन। होता है कैसे, देखो कुछ नहीं करना है, हम इसमें क्या करेंगे ऊपर 10 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा, और इधर वाला जो मल्टीप्लाई होगा इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एफ का वैल्यू। गॉट इट, सिंपल सा था। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी नाम, आज दिन है तो पर भी खुशी, जिंदगी की रीत है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, एक और सिंपल सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 में एक आध 2 बुक का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसमें। चलो कह रहा है कि 2 बॉयज है, छोड़ो दूसरा मेथड देते हो आप लोग कर लोगे, ऐसे ही था 2 बॉयज है, एक का मास दिया है 50, एक का मास दिया है 60, बीच का डिस्टेंस कोई मतलब नहीं। हम क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, कह रहा है ना इसमें एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज एफ, हाउ विल दिस द फोर्स चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस हाफ। चलो देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन, कह रहा है कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसका ये हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है।
इसका मास m1 है और इसका मास क्या है, m2 है। इसके बीच का डिस्टेंस बोल रहा है d है। एक क्वेश्चन है, अब उसमें क्या रहा है, पहला क्वेश्चन, ये तो मान लो एक्सप्लेनेशन हो गया। पहले इसमें जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, कह रहा है कि यदि हम मास को क्या कर दे, कह रहा है कि ये डिस्टेंस को हम क्या कर दे, आधा कर दे। कुछ कह रहा है कि मास जो है, मास हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, मास में हमें कुछ नहीं करना है, बट जो इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमें क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो कह रहा है कि जो फोर्स होगा उसमें क्या चेंजिंग आएगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसमें क्या चेंजिंग आएगी। सिंपल से चलो करते हैं। तो मान लो पहले बार कि जब हमारे पास मास मास ए का m1 बी का m2 बीच का डिस्टेंस d होगा, तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, उस समय तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यही होगा g m1 m2 बाई d स्क्वायर। गॉट इट। ये होगा जब हमारे पास मास m1 m2 डिस्टेंस a होगा। अब उसके बाद क्या करा है ना, अब इसमें क्वेश्चन में क्या करा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको क्या कर दे, हम हाफ कर दे। तो भाई समझना, पहले तो हमारा क्या था, पहले तो डिस्टेंस d था, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या कर देना है, हाफ, यानी कि आधा कर देना है। तो बाकी चीज़ों के लिए तो कुछ नहीं बोला है, उसको सेम रखेंगे। तो मान लेते जब ऐसा करने से जो फोर्स है वो तो एक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ओ एफ डैश बन जाता है, एफ डैश बन जाता है। तो हो जाएगा g m1 m2 अपन d स्क्वायर। तो d के जगह पे हम जो चेंज हुआ है उसको रख देते हैं d/2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा g m1 m2 अपन d स्क्वायर बाई 4। गॉट इट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, हम 4 को लिख देते हैं आगे। हमारा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, g m1 m2 बाई d स्क्वायर। अब देखो g m1 m2 बाई d स्क्वायर, g m1 m2 बाई d स्क्वायर एक किसके इक्वल है, एफ के। मतलब जो फोर्स ऑफ ए जो ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज होगा एफ डैश, वो क्या होगा 4 टाइम्स होगा किसके, पहले वाले फोर्स के। ये हो गया हमारा आंसर। गॉट इट। मतलब जो फोर्स में चेंजिंग हो जाएगी वो पहले वाले फोर्स का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें माता बच्चे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ें थी, कर लोगे आप लोग। पॉज करके समझ लो बढ़िया से, उतारना है तो उतार लो, जो भी करना है करो, हम इरेज कर रहे हैं। जिंदगी की यही रेत है, हार के बाद ही जीते हैं। ला 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 ला। एक तो ऐसा बोर्ड है जल्दी से साफ नहीं होता है, 3 किलोमीटर से आते हैं बनाते हैं, ठंडी लग रहा है इसलिए आज जैसे वैसे। चलो कोई नहीं, अच्छे तो लग रहे हैं यार, हटो छोड़ो छोड़ो। तो ए मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो कुछ और उसी में चेंज कर देते हैं ना, समझना आप लोग। कह रहे हैं कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक का मास हमारे, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है। इसका मास हमारा m1 है, इसका मास m2 है, बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। कंडीशन हमारा दिया हुआ है इसमें, कह रहा है कि पहले वाला जो मास है उस मास को हम क्या कर दे, पहला वाला जो मास है उसको हम दुगना कर दे, और जो दूसरा वाला मास है m2 इसको हम क्या कर दे, आधा कर दे। समझ में आया। और जो बीच का डिस्टेंस है d, इसको हम क्या रखे, सेम रखे। तो जो नया वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा
उसमें क्या चेंजिंग होगा। चलो एक बार आप लोग इसको पॉज करके लगाने का कोशिश करो, फिर हम बताते हैं। चलो आप लोग किए होंगे, नहीं किए होंगे तो समझ लेंगे। यहाँ पर तो हमने क्या बताया, जो हमारे एफ का फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा GM1 M2 बाई D², ये हो जाएगा। फिर अब हम कंडीशन लगाते हैं तो वो हमारे एफ डैश बन जाता है। कह रहा है कि जी तो यूनिवर्सल है, इसमें तो कुछ होगा नहीं। पहला वाला जो मास है वो 2 गुना हो गया, दूसरा वाला जो मास है वो कितना हो गया, आधा हो गया, ये चीज़। और जो बीच का डिस्टेंस है, बीच के डिस्टेंस को हमने सेम रखा है। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी जो एफ डैश आएगा वो हो जाएगा GM1 M2 बाई D²। देखो जितना ए है उतना ए है, मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स चेंज होगा वो भी पहले वाले फोर्स के इक्वल होगा, यानी यहाँ पे नो चेंजिंग होगा। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन बनाकर इसको ट्राई कीजिएगा लगाने की। आगे बढ़ते हैं। जीवन तुमने दिया है, हटाओगे तुम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ यूनिवर्सल लॉ के इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि हाँ आप लोग इसको डेरिवेशन के थ्रू ही याद रखना कि ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ, एक कब इक्वल होगा जी के, जो कांस्टेंट ग्रेविटी है उसके जी के कब इक्वल होगा। सिंपल सा चीज़ है, देखो यहाँ पे हमें एफ इक्वल क्या पता है, GM1 M2 अपन D², ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हमारा यहाँ पर M1 बराबर हो किसके, M2 के, और ये जो डिस्टेंस है ये भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इस कंडीशन में हमेशा जो F होगा वो हमें कांस्टेंट ग्रेविटी के इक्वल होगा। नहीं विश्वास, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। तो देखो F हम यहाँ पे G रख देते हैं, M1 रखते हैं 2, इधर भी 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 कट जाएगा, बराबर हो गया। एक और लेते हैं, सर अभी विश्वास नहीं हो रहा है कैसे हो गया, एक और लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास G, हम मान लो यहाँ पर लिख लेते हैं 8, इस इधर भी देखो सब हमने बोला है बराबर है, इधर भी 8, इधर कर देते हैं 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64 64, ये भी हमारा कटेगा सर, बराबर हो गया। तो वो देखो अभी ज़्यादा करने का कोई मतलब है नहीं। अगर हमारा ये सब चीज़ आगे जो गिवन मास बराबर हो और सब एक जितना मास दिया हो, मतलब कह सकते एक यूनिट डिस्टेंस पर हो, समझ में आ रहा ना, यूनिट डिस्टेंस पे हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारे F और G हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी। गॉट इट। चलो ये हमारा एप्लीकेशन है कि सर इसको पढ़ ले, यूज कहाँ पे करने, इसके मतलब साइंस में कुछ एग्जांपल बताइए जो इस रूल्स को फॉलो करता हो। तो बहुत सारे एग्जांपल है। अभी जैसे हमने एक बोला था न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू होता है। सन के चारों तरफ प्लैनेट सब घूमते हैं, ये भी एग्जाम्पल है। अर्थ के चारों तरफ क्या घूमता है, अर्थ के चारों तरफ मून हमारा घूमता है, वो भी हमारा इसका एग्जाम्पल है। तो ये सब एक तरह से क्या कहते हैं, इसी के बेस पर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।